नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 125, 126, 127, 128, 129, 130 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा सुप्रीम कोर्ट पर, पूरे 5 लेक्चर हो जाएंगे। हम लोग एकदम डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएसआई और एसएससी के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 124 तक एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, क्या होता है कॉलेजियम, हर चीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 125 से लेकर। अनुच्छेद 125 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 125? दोस्तों, अनुच्छेद 125 कहता है कि वेतन का निर्धारण सांसद करते हैं। यानी कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन दिया जाएगा और कहां से वेतन दिया जाएगा, इसका निर्धारण संसद करती है। यह कहता है अनुच्छेद 125। दोस्तों, अनुच्छेद 125 ये भी कहता है कि वेतन संचित निधि से दिया जाता है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, यह भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है, जो भारित होता है। जो क्या संचित निधि पर भारित होता है। दोस्तों, भारित होने का मतलब होता है जिसका भी वेतन भारित होता है, उसका यह मतलब होता है कि उसके वेतन को लेकर संसद में चर्चा की जा सकती है कि कितना वेतन देना है, कैसे देना है, कब देना है और कहां से वेतन देना है। इस पर संसद में चर्चा की जा सकती है, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं किया जा सकता है, कि उस पर वोटिंग नहीं होता है, केवल चर्चाएं होती हैं। भारित का मतलब यही होता है कि जिस पर क्या संसद में चर्चा हो लेकिन वोटिंग ना हो। दोस्तों, ये भी कहता है कि पद पर रहते हुए हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद पर है तो उसमें हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और एक बात और है, जब तक देश में वित्तीय आपातकाल ना लगा हो। अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगा है तो उसमें हानिकारक परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आपातकाल रहता है, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके अलावा कभी भी न्यायाधीशों के वेतनों में हानिकारक परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। यानी कि वेतन को घटाया नहीं जा सकता है, बल्कि वेतन को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। दोस्तों, जो वर्तमान में है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है। यह था वेतन के बारे में। अब लोग देखते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में, यानी कि दोस्तों एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 126 में किया गया है। इसे कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। क्या होते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश? दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। दोस्तों, अगर कभी भी उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर उसका पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारण से, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। कार्यवाहक का मतलब होता है कि एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यह तब तक रहता है कि जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए।
कार्यवाहक का मतलब है कि कार्यवाहक वह है नहीं मुख्य न्यायाधीश, वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। बल्कि सभी सेवा शर्त उसी तरह होती हैं, लेकिन जब उसका उत्तराधिकारी आ जाता है मुख्य न्यायाधीश का, तो इसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। फिर दोस्तों, हरिलाल जयकुंद दास कानिया तथा सब्यासाची मुखर्जी ऐसे दो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका पद पर रहते हुए निधन। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इन निम्न में से कौन से मुख्य न्यायाधीश का पद पर रहते हुए निधन हुआ है। यह प्रश्न पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है 4 और प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य न्यायाधीश का पद पर रहते हुए निधन हुआ है। तो दोस्तों, दो मुख्य न्यायाधीश का भारत में दो मुख्य न्यायाधीश का पद पर रहते हुए निधन हुआ है। पहले थे हरिलाल जयकुंद दास कानिया, यह भारत के पहले चीफ जस्टिस भी थे, और दूसरी थी सब्यासाची, यानी कि पहले थे हरिलाल जयकुंद दास कानिया और दूसरे सब्यासाची। ये ऐसे दो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। तो प्रश्न पूछ ले सकता है, या इनमें से एक का ऑप्शन दे सकता है, या दोनों का ऑप्शन दे सकता है। तो दो नाम याद रखिएगा, हरिलाल जयकुंद दास कानिया और सब्यासाची मुखर्जी, दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। अब तक कुल 11 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुकी हैं। दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अब तक कुल कितनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी हैं। तो दोस्तों, अब तक कुल 11 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुकी हैं। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। क्या होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, कब और क्यों इनकी नियुक्ति की जाती है, क्या है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, कौन करता है इनकी नियुक्ति। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश के बारे में उल्लेख करता है। दोस्तों, 127 अनुच्छेद 127 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का कोरम अथवा गणपूर्ति, जिसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं, जब संसद मामले में हम लोग पढ़े थे इस बारे में, पूरा नहीं होने पर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, जब भी उच्चतम न्यायालय का कोरम अथवा गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो वह व्यक्ति होंगे मुख्य न्यायाधीश। किसके परामर्श पर करते हैं, राष्ट्रपति के परामर्श पर। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति पूर्व यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, यानी कि राष्ट्रपति की पहले सहमति ली जाती है, तब नियुक्त करते हैं मुख्य न्यायाधीश। कौन नियुक्त होता है तदर्थ न्यायाधीश, इसको देखते हैं। उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, उच्च न्यायालय के किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने यानी कि न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस हाई कोर्ट के वह जज रहेंगे, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके उसे नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश के बारे में उल्लेख करता है और कहता है कि जब भी उच्चतम न्यायालय का कोरम अथवा गणपूर्ति पूरा ना होने पर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। ये होगी पहली बात। नियुक्त कौन करता है, दोस्तों, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। और नियुक्त कौन होगा, किसी भी हाई कोर्ट के ऐसे जज जो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, वह व्यक्ति नियुक्त होते हैं तदर्थ न्यायाधीश।
लेकिन दोस्तों जिस हाई कोर्ट के वह जज होंगे, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके नियुक्त किया जाता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 128। दोस्तों अनुच्छेद 128 कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, यानी कि इसमें जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो उनको कैसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है, इसके बारे में वर्णन करता है। तो क्या कहता है अनुच्छेद 128 को देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 128 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में पुनः नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई उच्चतम न्यायालय में कि पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्त करना है, तो कैसे पूर्व न्यायाधीश नियुक्त होंगे उच्चतम न्यायालय में। तो दोस्तों अनुच्छेद 128 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, यानी कि पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी कि इन्हें हम नियुक्त करें कि ना करें। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होंगे ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जो रिटायर हो गए हैं न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में पुनः नियुक्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 128 सही कहता है कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये था अनुच्छेद 128। दोस्तों अनुच्छेद 129 इसके बाद आता है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसको हम लोग दोस्तों कल के क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ज्यूरिडिक्शन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अभी लाइन वाइज उसको अच्छे से नहीं समझा जा सकता, इसलिए हम लोग उसको कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 130 के बारे में। 129 बता दिए कि यह अभिलेखीय न्यायालय का बात करता है। उच्चतम न्यायालय का स्थान, दोस्तों अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में कि उच्चतम न्यायालय कहाँ है। दोस्तों अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। अनुच्छेद 130 सही कहता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय की बैठक किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। दोस्तों जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है और दिल्ली उत्तर में पड़ता है, उत्तर भारत में पड़ता है। तो दोस्तों अगर केरला का व्यक्ति, तमिलनाडु का व्यक्ति यहाँ सुनवाई के लिए आए हर महीने, तो उसको बहुत ज्यादा खर्चे पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा उसको समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। तो अनुच्छेद 130 कहता है कि राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश इसकी बैठक कहीं और भी कर सकते हैं, या मान लीजिए चेन्नई में कर दें बैठक, या पूर्वोत्तर में बैठक कर दें, किसी राज्य में गुवाहाटी में कर दें, असम में कर दें, तो यहाँ कर सकते हैं। कब? राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय की बैठक किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद में है, इसका एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, तो उसी प्रकार बनाया जा सकता है। फिर दोस्तों आता है अनुच्छेद 348 भाषा। अभी हम लोग इस क्लास में समझ रहे भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 348 करता है। अगर पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी और क्या किस अनुच्छेद में, तो वो अनुच्छेद होगा 348। दोस्तों अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। क्या है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, या क्या उनका अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 348 कहता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के निर्णय हिंदी, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मराठी तथा उड़िया, यानी कि 6 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। जो भी निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में देता है, लेकिन उसको 6 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कल के क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट को
के सभी बिंदुओं को हम लोग कवर करते हुए समाप्त करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।